स्टूडेंट्स, हम लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे और लूप के बारे में हमने ये पढ़ा था कि लूप स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर हम किसी एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेडली परफॉर्म कर सकते हैं। और हमने इसके साथ साथ ये भी पढ़ा था कि सी लैंग्वेज में हमारे पास 3 किस्म के लूप स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, जिसमें पहला फॉर स्टेटमेंट है। और आज हम फॉर स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि फॉर स्टेटमेंट क्या होता है या फॉर लूप क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम इसके फ्लो चार्ट की तरफ नज़र डालते हैं और फ्लो चार्ट को देखते हैं कि फ्लो चार्ट में क्या चल रहा है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि यहाँ पे फ्लो चार्ट आपको स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ, सबसे पहले यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होगी, यानी सबसे पहले लूप वेरिएबल, जो लूप का वेरिएबल होगा जिस पे लूप एग्जीक्यूट करेगा, आइटरेट करेगा, उसको इनिशियलाइज किया जाएगा लूप वेरिएबल को। यहां पे लेट सपोज हम लूप वेरिएबल कह देते हैं कि k है और हम कहते हैं k इज इक्वल टू 1, यानी यहां पे इसकी इनिशियलाइजेशन हो गई। उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफर होगा और कंडीशन आगे होगी, जो कंडीशन चेक करेगी कि आया ये लूप वेरिएबल की वैल्यू गिवन वैल्यू से कम है या ज्यादा है। यानी कंडीशन कुछ इस किस्म की हो सकती है कि लेट सपोज k इज लेस देन 10। तो जैसा कि आप जानते हैं कि k की वैल्यू इस वक्त 1 है, विच इज लेस देन 10, यस ट्रू है। तो अगर ये ट्रू हुई तो फिर कंट्रोल नीचे ट्रांसफर होगा और ये टास्क परफॉर्म करेगा। और टास्क क्या होगा कि वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटिशन करवाएगा, यानी रिपीटेडली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म होंगी। तो यानी रिपीटिशन उस वक्त होगी जब हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। अदरवाइज अगर लेट सपोज हमारे पास अब इधर 1 थी वैल्यू, तो टास्क परफॉर्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब यह है कि अब जो k की वैल्यू है उसमें इजाफा होगा, यानी लास्ट वैल्यू k की 1 थी और यहाँ पर k की वैल्यू इस किस्म की हो सकती है, k इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी अब k की वैल्यू में 1 का इजाफा हो गया। तो इस बार k की वैल्यू 2 होगी और k इज इक्वल टू 2 दोबारा से चला जाएगा ऊपर और इस पे दोबारा कंडीशन लगेगी, यानी दोबारा चेक किया जाएगा कि इधर 2 इज लेस देन 10 और नॉट। अगर ट्रू है तो अगेन यही वाला सेम रिपीटिशन होगी, टास्क परफॉर्म होगा। उसके बाद अगेन इंक्रीमेंट होगी, k की वैल्यू 3 होगी, 3 इस बार जाएगा, वो चेक होगा और इस बार फिर 3 इज लेस देन 10 तो अगेन ट्रू है। ये काम होता रहेगा अनटिल अनलेस कि यहाँ पर k की वैल्यू 10 पास होकर आएगी और 10 के बाद जब इंक्रीमेंट होगा तो इस मरतबा k की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 1। दिस इज मैं लास्ट स्टेप के बारे में आपको बता रहा हूँ कि 10 प्लस 1 हो जाएगा लास्ट में और k की वैल्यू इस मरतबा 11 जाएगी, वेयर 11 इज लेस देन 10। ये कंडीशन चेक होगी कि लेस देन 10, 11 लेस देन 10, विच इज़ नॉट ट्रू। इस मरतबा ये फॉल्स हो जाएगा तो कंट्रोल इस साइड पे ट्रांसफर होगा और डायरेक्ट स्टॉप पे चला जाएगा, यानी लूप से बाहर निकल जाएगा। तो ये आपके पास फॉर स्टेटमेंट का सारा हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है फ्लो चार्ट में, वो मैंने आपको बता दिया। अब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि क्या लिखा है मजीद स्लाइड में। द फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशंस इज नोन इन एडवांस। फॉर लूप किस वक्त इस्तेमाल होता है? फॉर लूप उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हमें पहले से मालूम हो कि हमने लूप को कितनी मरतबा रिपीट करना है, यानी जब नंबर ऑफ रिपीटिशंस, आइटरेशन कहते हैं रिपीटिशन को, यानी जब हमें पहले से एडवांस में पता हो कि आइटरेशंस कितनी है, यानी रिपीटिशन कितनी मरतबा होनी है, यानी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हमने कितनी मरतबा एग्जीक्यूट करवाना है। अगर हमें ये एडवांस में पता हो तो हम लूप जो इस्तेमाल करेंगे वो फॉर लूप होगा। द फॉर लूप, for is a looping statement which is used to execute a set of statements repeatedly for a fixed number of time। इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट्स
कि रिपीटिशन जो है वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम होती है, यानी हम पहले से बता सकते हैं कि ये रिपीटिशन कितनी मर्तबा परफॉर्म होगी, यानी हम इसके बारे में एडवांस में जानते हैं कि नंबर ऑफ रिपीटिशंस यहाँ पर कितनी होंगी। इट इज ऑल्सो नोन एज काउंटर लूप, और इसको काउंटर लूप भी कहा जाता है। इसके जनरल सिंटेक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर का कीवर्ड इस्तेमाल होता है, उसके बाद हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन इस किस्म की हो सकती है, लेट्स सपोज k इज इक्वल टू 1। उसके बाद टेस्ट कंडीशन होती है, सेमीकोलन के बाद टेस्ट कंडीशन इस तरह से हो सकती है कि k लेस देन 10, और उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होता है, यानी k प्लस प्लस। k प्लस प्लस का स्टूडेंट्स मतलब आप जानते ही हैं कि इसका मतलब होता है k इज इक्वल टू k प्लस 1, और उसके बाद फिर लूप की बॉडी स्टार्ट होती है इस कर्ली ओपन ब्रेस से, और उसके बाद बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, वो परफॉर्म होती हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास क्लोजिंग ब्रेस आ जाता है। मजीद फॉर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहला जो फॉर में तीन चीजें थी आपने नोट किया होगा कि सबसे पहली इनिशियलाइजेशन थी, उसके बाद टेस्ट कंडीशन चेक करते थे, और उसके बाद हम इंक्रीमेंट स्टेज पर जाते थे। तो पहली स्टेज के बारे में पढ़ते हैं जिसे हम इनिशियलाइजेशन स्टेज कहते हैं। व्हेन फॉर स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड अ वेरिएबल आल्सो नोन एज लूप वेरिएबल, लूप वेरिएबल एक बनता है एंड इज असाइंड एन इनिशियल वैल्यू, और उसको एक इनिशियल वैल्यू असाइन हो जाती है इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द लूप, जैसे कि मैंने आपको वहां पे बताया कि k इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनिशियलाइजेशन में हमारे पास कुछ इस किस्म के अल्फाज होते हैं, जिस तरह से k इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है हमारे पास, या यहाँ पे k जो लूप वेरिएबल है k उसको हमने 1 से इनिशियलाइज किया, या लूप वेरिएबल काउंट को हमने 0 से इनिशियलाइज किया। इस तरह के अल्फाज आपको इनिशियलाइजेशन में मिलते हैं। उसके बाद जब इनिशियलाइज हो जाता है फिर क्या होता है, फिर टेस्ट कंडीशन होती है। द वैल्यू ऑफ द लूप वेरिएबल इज चेक्ड विद द गिवन टेस्ट कंडीशन। फिर जो k इज इक्वल टू 1 था या काउंट इज इक्वल टू 0 था, जो भी आपने लूप वेरिएबल की वैल्यू ली होती है जिससे आपने लूप वेरिएबल को इनिशियलाइज किया होता है, वो चेक होती है विद द टेस्ट कंडीशन। टेस्ट कंडीशन के साथ चेक होती है, और टेस्ट कंडीशन किस किस्म की होती है? टेस्ट कंडीशन इज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। टेस्ट कंडीशन एक रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है जो कि ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, इस तरह के रिलेशंस होते हैं, और उसमें आप रिलेशन को चेक करते हो कि इधर k इज लेस देन 10 और नॉट। जिस तरह आपने लास्ट टाइम k इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज किया था, अब आप चेक कर रहे हैं कि k लेस देन 10, यानी ये टेस्ट कंडीशन है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है यानी वाकई में k की वैल्यू जो है वो 10 से कम हो, तो कंट्रोल इंटर्स द बॉडी ऑफ द लूप, तब कंट्रोल जो है वो बॉडी ऑफ द लूप में दाखिल हो जाता है, अदरवाइज लूप जो है वो एग्जिट हो जाता है। अगर फॉल्स हो कंडीशन तो फिर लूप एग्जिट होगा, अगर कंडीशन ट्रू हो तो बॉडी ऑफ द लूप में आपका जो लूप कंट्रोल है वो इंटर हो जाता है। नेक्स्ट, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप, जब बॉडी ऑफ द लूप से एग्जीक्यूशन हो जाती है यानी कंट्रोल बॉडी ऑफ द लूप से गुजर जाता है, द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड बैक टू द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट ऑफ द लूप। उसके बाद कंट्रोल जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट पर ट्रांसफर होता है, यानी उधर k की वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाता है, यानी k इज इक्वल टू k प्लस 1 या k माइनस 1 किया जाता है, या एक वैल्यू बढ़ाई जाती है या कम की जाती है। द लूप वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड विद एन असाइनमेंट ऑपरेटर सच एज k इज इक्वल टू k प्लस 1 और k इज इक्वल टू k माइनस 1। यहाँ पे ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि दिस इज एन इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, दिस इज इंक्रीमेंट, k is equal to k plus 1 is increment, जबकि k is equal to k minus 1 is decrement। The new value of the loop variable is again checked with the test condition, और फिर जो नई वैल्यू आती है आफ्टर द इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन, उस न्यू वैल्यू को फिर दोबारा टेस्ट कंडीशन में चेक किया जाता है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कंट्रोल जो है वो बॉडी ऑफ द लूप में इंटर होगा और बॉडी ऑफ द लूप जो है वो दोबारा से एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज क्या होगा
कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप एग्जिट हो जाएगा। द प्रोसेस गोज ऑन टिल द टेस्ट कंडीशन बिकम फॉल्स, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती उस वक्त तक लूप बार बार एग्जीक्यूट होता रहता है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है लूप एग्जिट कर जाता है। फॉर स्टेटमेंट में बॉडी ऑफ द लूप में हैव वन और मोर स्टेटमेंट्स। फॉर स्टेटमेंट में जो बॉडी ऑफ द लूप होती है उसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। इफ़ इट कंटेन्स ओनली अ सिंगल स्टेटमेंट देन ब्रेसेस आर नॉट नीडेड। और ये आपको पता है कि हर स्ट्रक्चर में सी लैंग्वेज में हमारे पास ये गुंजाइश होती है कि अगर स्ट्रक्चर के अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स ना हो तो ब्रेसेस का लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी तो फिर ब्रेसेस का लगाना ज़रूरी है। एक बात नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स के ऑल द थ्री एक्सप्रेशंस यानी इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन एंड इंक्रीमेंट आर ऑप्शनल, ये ऑप्शनल होते हैं फॉर लूप में, यानी इनमें से किसी के भी ना लगाने से फॉर लूप को फर्क नहीं पड़ता, फॉर लूप स्टिल रन कर जाता है। हाँ ये है कि अगर आप इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो उससे प्रोग्राम में फर्क पड़ सकता है, लेकिन फॉर लूप को एज सच उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर लूप जो है फिर भी रन कर जाएगा। टेस्ट कंडीशन नहीं देंगे तो हो सकता है कि लूप जो है वो इन्फिनिट लूप में दाखिल हो जाए, लेकिन स्टिल आपका लूप रन होगा, एरर नहीं देगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बगैर भी लूप रन हो जाता है, एरर नहीं देता। हाँ अलबत्ता कोई और प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। यू कैन ओमिट एनी और फॉर और ऑल इन फॉर स्टेटमेंट, आप इसमें कोई एक या सारे के सारे भी ओमिट कर सकते हो, यानी छोड़ सकते हो, रिमूव कर सकते हो। जिस तरह एग्जांपल्स आपको दिए हैं कि फॉर लूप अगर आप ऐसे लिखें तब भी एरर नहीं देता, ऐसे लिखें तब भी ठीक है, यूं लिख लें तब भी ठीक है, ऐसे लिखें तब भी ठीक है, और ऐसे लिखें तब भी ठीक है, इनमें एरर नहीं आता। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मज़ीद एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा फॉर लूप की एग्जाम्पल्स के साथ, जिसमें आपको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताएंगे कि फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।